Hello everyone. So welcome back to my channel, your bestie feeds once again. So we are going to solve test number 3 of SFG 2026 test series level 1. Okay. So without any further delay, I would like to start the video. But before that, a small request to all of you. Please like, subscribe and share my channel as much as possible. Okay. So yeah, let's start the question. So here's the question number 1. Which of the following are the essential requirement for a person to be appointed as a member of finance commission? ठीक है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर को अपॉइंट करने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है. ठीक है, इसका मतलब ये है. ओके, सो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट जज और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज सच. सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होता है यहाँ पर, हाई कोर्ट का जज. बेसिकली मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप हाई कोर्ट के जज बनने के भी काबिल हो. मतलब इतना आप मतलब क्वालिफाइड हो कि आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो, या फिर आप थे, या फिर आप रह चुके हो, या फिर आप हो बेसिकली. तो फिर वो मतलब दैट पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन. ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जगह अगर हाई कोर्ट जज लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता. तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही है. अ पर्सन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स में एक्सपीरियंस होना, ठीक है, वो होना चाहिए. अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी होना चाहिए. सो आंसर वुड बी 2 and 3. ठीक है, सो सेम थिंग्स, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं. देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आप यहाँ से पढ़ लो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम. With reference to the Constitution of India, consider the following provision. Parliament can alter the boundaries of a state without the consent of the state. So basically यहाँ पर क्या है, देखो पार्लियामेंट लिखा है कि पार्लियामेंट जो है, जो स्टेट की बाउंड्री होती है, जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, दिल्ली है, और कोई दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो गई, और ठीक है आपका बिहार हो गया. तो ये सारे जो स्टेट्स हैं ना, इनकी जो एक बाउंड्री ओवरऑल होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं. जैसे हमें पता है कि पहले यूपी के साथ उत्तराखंड भी हुआ करता था, हमने उसे सेपरेट किया 2000 में, राइट. सो हमने सेपरेट किया तो ऐसा नहीं था कि हमें स्टेट की कंसेंट लेने की ज़रूरत थी. अगर वो सहमति देते, ठीक है, अगर वो सहमति देते तभी हम कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है. ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो उसे कर सकती है, उस बाउंड्री को चेंज कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट. स्टेट को आपको एक बार रेफर करना होगा, ठीक है, वो देख लें, बाकी उनकी सहमति है या नहीं है वो मैटर नहीं करता. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ओनली पार्लियामेंट कैन इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368. हाँ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो आर्टिकल 368 के अंदर करी जाती हैं, स्पेशली अंडर आर्टिकल 368, उसमें केवल पार्लियामेंट जो है इनिशिएट कर सकता है. ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट. मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि गवर्नर के पास आपको केवल रेफर करना होता है, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा मनी बिल को. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अगर रिकमेंडेशन देता है तब होगा एक्सेप्ट, अदरवाइज नहीं होगा. सो ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है आपका, तो ओनली 2 होगा. अब यहाँ पर हम सोल्यूशन देख लेते हैं. देखो हमारी इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है विद अ यूनिटरी बायस. मतलब समझ रहे हो आप, फेडरल कंट्री मतलब स्टेट जो पावर्स है ना वो डिवाइडेड है, जो सब्जेक्ट्स हैं, मैटर्स हैं, वो डिवाइडेड है. स्टेट के पास अलग है, कॉन्करेंट लिस्ट में अलग है. ठीक है, हमारे यूनियन लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम जिनमें स्टेट्स को पावर है कि वो लॉज वगैरह बना सकती हैं. तो मतलब फेडरल कंट्री है, लेकिन यूनिटरी बायस ये है कि मतलब कोई ऐसा मैटर जो कि हमारी लाइक सॉवरेन स्टेट होने को, मतलब बेसिकली पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों पे पार्लियामेंट लॉ बनाती है. ठीक है, तो यूनिटरी बायस इसीलिए लिखा हुआ है. ओके, सो आर्टिकल 2 and 3 में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर की ओपिनियन है वो ली जाती है, बट ऐसा नहीं है कि वो अगर बाइंडिंग नहीं होती पार्लियामेंट पे. बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो बोल देते हैं कि आप स्टेट की बाउंड्री मत चेंज करो तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, ओके. सो सेकेंड वाला मैंने बोला था ये भी सही है, बिकॉज ओनली पार्लियामेंट कैन इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. ओके, रेटिफिकेशन चाहिए होता है हाफ ऑफ द स्टेट्स का. ठीक है, स्टेट का कोई रोल नहीं होता इन इनिशिएटिंग सच अमेंडमेंट्स. ओके, थर्ड इसलिए गलत है बिकॉज आर्टिकल 207 बोलता है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट. ठीक है, सो इसमें मतलब ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये केवल एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है. ठीक है, ऐसा बाइंडिंग नहीं है. ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो आज हमें थोड़ा वीडियो को एंड लाइक 40 मिनट्स के अंदर खत्म करना है, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं. ठीक है, द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक अ लॉ इम्पोजिंग अ टैक्स विच इज़ नॉट मैंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल. तो हम वैसे भी जानते हैं कि जो चीज़ें स्टेट लिस्ट में नहीं है, यूनियन में नहीं है, कॉन्करेंट में नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं है, वो उस पर लॉ बनाने का जो रेजिडियरी अधिकार होता है वो पार्लियामेंट का होता है. ठीक है, तो ऐसे रेजिडुअल लिस्ट होते हैं, तो उन पर जो है ये सारी जो लॉज वगैरह बनाता है पार्लियामेंट बनाता है. ओके, सो दिस वाज अ थिंग, एक्सक्लूसिव पावर होती है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. एनी अदर मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 ऑफ द 7 शेड्यूल इंक्लूडिंग एनी टैक्स नॉट मेंशन इन आइदर ऑफ दोज लिस्ट इज वन ऑफ द एंट्रीज अंडर यूनियन लिस्ट ऑफ द 7. बिल्कुल ये भी सही है, बिकॉज इसमें लिखा है कि जो कहीं पर लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 में नहीं है उस पर जो मतलब लॉज वगैरह बनाती है, या फिर कोई ऐसा टैक्स जो मेंशन नहीं है दोनों लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 में, उस पर जो है लॉज वगैरह बनाती है आपका पार्लियामेंट. ठीक है, सो ये दोनों
सही भी हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। तो ए सही होगा यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। एंट्री 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट में ये लिखा हुआ है कि एनी अदर मैटर जो कि इन दोनों में नहीं है, या फिर कोई ऐसा टैक्स जो इन दोनों में मेंशन नहीं है, उस पर जो है पार्लियामेंट को पावर है कि वो लॉस वगैरह बना सकती है, ठीक है। ओके, सो देखो रेजिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, उस पर जो राइट होता है, एक्सक्लूसिव राइट, वो पार्लियामेंट का होता है कि पार्लियामेंट उस लॉस वगैरह बनाएगी। Okay, so here's the question number three. Okay, question number four. The central government can impose annual net borrowing ceiling on certain Indian states to regulate their borrowing. So basically क्या कह रहा है इसमें, नेट बोरोइंग सीलिंग मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी स्टेट जब सेंटर से बोरो करता है, ठीक है, तो उसका एक सीलिंग होता है कि आप अपने जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपकी जीएसडीपी होती है, बेसिकली उसका 3% आप ले सकते हो, बोरो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक सीलिंग होती है। तो बेसिकली ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकता है नेट बोरोइंग सीलिंग किसी भी स्टेट्स पे टू रेगुलेट देयर बोरोइंग, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2, आर्टिकल 293 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनी टाइप ऑफ बोरोइंग बाय एनी स्टेट इन इंडिया, ठीक है। एनी टाइप जो ये लिखा है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ बोरोइंग, ऐसा नहीं है कि कोई भी बोरोइंग हो उस पर मतलब एक्सक्लूसिव पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये इसलिए होता है बिकॉज मान लीजिए स्टेट को ज़रूरत है, ठीक है, उसने अपने 3% के अंदर ही उसने बोरो वगैरह किया, तो फिर उस पर इम्पोज करना किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन दैट वुड नॉट बी मतलब एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा, हम इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, देखो एनबीसी जो होता है ना, ये क्या होता है, लिमिट हाउ मच ईच स्टेट कैन बोरो ईयरली, ठीक है। एक साल में हर स्टेट कितना बोरो कर सकता है, वो लिमिट होती है एनबीसी जो है। और ये कितनी होती है टिपिकली एज अ परसेंटेज अराउंड 3% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। तो जो उनका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका 3% अप्रॉक्स ये बोरो कर सकते हैं। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है बिकॉज आर्टिकल 293 ऐसा नहीं बोलता, डज नॉट गिव द सेंटर ब्लैंकेट पावर, ब्लैंकेट मतलब पूरी पावर ऐसे नहीं देती है सेंटर को कि आप जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, बल्कि उसमें बोला जाता है कि कुछ कंडीशंस हैं जो स्टेट के ऊपर होती हैं। ओनली व्हेन द स्टेट हैज़ आउटस्टैंडिंग लोन, जब स्टेट के पास बहुत ज़्यादा लोन हो और गारंटी हो फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ रहे हो, जब स्टेट ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन रखा हो तब जो है इम्पोज करेंगे कंडीशंस वगैरह। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि आप जो है बोरो नहीं कर सकते। ओके, इफ अ स्टेट हैज़ नो सच लाइबिलिटीज द सेंटर कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली impose borrowing condition under this article. Okay, then we have question number 5, दैट इज सरकारिया कमीशन के बारे में बात हो रही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1983 में टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। ओके, तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए ये कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली। तो इसमें से बोला गया है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि रेकमेंड नहीं किया गया था इस कमीशन, सरकारिया कमीशन के द्वारा, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले क्या है, अपॉइंटिंग एन एमिनेंट पर्सन हु इज़ फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एज गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नर होना चाहिए ना, वो स्टेट का नहीं होना चाहिए, दूसरे स्टेट का पर्सन जो है वो दूसरे स्टेट में गवर्नर बनाना चाहिए। बिकॉज उससे क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past। मतलब समझ रहे हो आप कि मतलब वो डिटैच फिगर होना चाहिए, उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, उसका कोई रोल नहीं होना, मतलब उसका कोई पावर एंड इट्स अ काइंड ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। ओके, सेकंड क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने की बात, हाँ इसमें करी गई थी, ये करी गई थी बात, ये करी गई थी। एंड परमानेंट स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल की भी बात करी गई थी अंडर आर्टिकल 263, तो ये सब हुआ था। एंड ये जो डिसकंटिन्यूएशन है ना, ये नहीं बोला गया था, इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अडॉप्ट करने की बात करी गई थी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें बोला गया नॉट रिकमेंडेड, तो ये यहाँ पर सही होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट रूल जब होता है ना आपका इन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। आपको पता है कौन डिसॉल्व करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर सोल्यूशन लिखा हुआ है ये सारा, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि सोल्यूशन में आर्टिकल 355 हमारा बोलता है कि ये यूनियन की ड्यूटी है कि हमें मतलब यूनियन जो है उसे प्रोटेक्ट करना है सारे स्टेट को अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड एनी काइंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये था कि प्रेसिडेंट जो है क्या कर सकता है। ओके, सो प्रेसिडेंट रूल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कौन करता है, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, लेकिन व्हेन ओनली आफ्टर द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव बाय बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब वो प्रोक्लेमेशन, वो पर्टिकुलर बिल जो है अप्रूव हो जाए अगर दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा से, तभी प्रेसिडेंट जो है उसको डिसॉल्व कर सकता है। अदरवाइज उसके पहले वो केवल सस्पेंड कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। ओके, और ये लैंडमार्क जजमेंट एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस में ये जजमेंट दिया गया था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट्स, ठीक है। ओके,
How many of the above states were granted full statehood through constitutional amendments rather than through ordinary legislative acts of the parliament? मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किस किस इन तीनों में से किस किस स्टेट मतलब किस किस स्टेट्स को स्टेट बनाया गया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रादर देन मियर एक्ट, ठीक है, एक्ट्स के थ्रू नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किसको उसको यहाँ पर स्टेट बनाया गया। तो यहाँ पर ओनली टू होगा, बिकॉज यहाँ पर ना गोवा को और सिक्किम को बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, लेकिन झारखंड को हमने एक्ट से बनाया। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना हुआ है, लेकिन ये मियरली एन एक्ट से बना हुआ है। अब यहाँ पर हम सोल्यूशन देख लेते हैं। बेसिकली देखो, झारखंड जो है 28th स्टेट बना था और ये बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 से आया था, ठीक है, ओके। एंड गोवा की अगर हम बात करें तो 1962 में जो गोवा एंड दमन एंड दीव था, इस टेरिटरी को ना 12th अमेंडमेंट एक्ट से शेड्यूल 1 में डाला गया था। उसके बाद गोवा को फुल फ्लेजेड इंडियन स्टेट बना दिया गया था बाई 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। और तब इसको जब बनाया गया था ना तो इसको सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम दमन एंड दीव, ओके। एंड सिक्किम को 22nd स्टेट बनाया गया था थ्रू 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। ओके, सो दिस वाज द थिंग हियर। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये 4 आपके स्टेट्स दिए हुए हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकली स्टैब्लिशमेंट एज अ स्टेट ऑफ द इंडियन, मतलब जब जब ये स्टेट बने हैं, जब इस्टेब्लिश हुए थे एज अ स्टेट, तो इनको क्रोनोलॉजिकली आपको ऑर्डर में लाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। सबसे पहले हरियाणा बना था, फिर मेघालय बना था, उसके बाद आपका थर्ड अरुणाचल प्रदेश, एंड देन छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पर ईयर्स लिखे हुए हैं, हरियाणा 1966, मेघालय 1972, एंड अरुणाचल प्रदेश 1986 एंड छत्तीसगढ़ 2000। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। जल्दी वीडियो को फिनिश करने हैं, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ओके। मतलब मैं काफ़ी फास्टर मोड में चल रही हूँ, दैट्स व्हाई, ओके। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज योर पार्ट 21 की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें बोला गया पार्ट 21 में इन सब में से कौन सा स्टेट है, ठीक है। पार्ट 21 आपको पता है 371 आर्टिकल नंबर 371, उसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं, ABCD लाइक दैट। सो उन सब के अंदर इन सब में से कौन सा है, ठीक है। तो ओनली 4 होंगे इसमें से, आप देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो हमारे पास वे तो उसमें आपका गुजरात है, गोवा है, सिक्किम है एंड मिजोरम है, ठीक है। जब आप आर्टिकल पढ़ते हो 371 से लेकर 371G तक, तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, कौन कौन सा है। तो इसका आप एक नॉर्मल से ट्रिक बना लो, या फिर सारे आर्टिकल्स आप 371 से लेकर 371J तक याद कर लो, ठीक है। और स्पेशली याद कर लो कौन कौन से स्टेट से रिलेटेड है, बिकॉज ये क्वेश्चंस काफ़ी दिख रहे हैं अभी इस टाइम एग्जाम्स में, ओके। सो दिस इज द थिंग हियर। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। With reference to electoral system in India, consider the following function. How many of the above are function of this Election Commission of India? Fixing date for general election to the House of the People. Okay, C होगा यहाँ पर, मतलब ओनली 3 सही है। कौन कौन सा सही है? सबसे पहले तो सबसे पहला सही है, बिकॉज डेट को फिक्स करना जो है वो काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, ओके। देन हमारे पास दूसरा है पोस्टपोनिंग इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब हम इलेक्शन को जो है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है, ओके। देन ऑप्शन 3 भी सही है हमारे पास, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एट द स्टेट लेवल। ये सब सारे काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। डी रजिस्टरिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इफ दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो बहुत दिनों तक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो उसको डी रजिस्टर करना, ये काम नहीं होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये काम होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसका काम होता है, इस एक्ट के थ्रू बेसिकली होता है, ठीक है। सो ओके, ओके, सो यहाँ पर लिखा है ECI हैज़ नो अथॉरिटी टू डी रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब ऐसा बोला है अभी जो एक एक्ट आया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर 2002, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये कोई ECI की अथॉरिटी नहीं है कि उन्हीं को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करना होगा अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ठीक है। सो मतलब ये इनका काम नहीं है, स्पेशली ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है या फिर हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं लिखा है बेसिकली, ओके। ये हमारा एक्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं कि ECI को क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके इलेक्शन, तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वी कैन जस्ट सिंपली लर्न इट, ओके। सो आप पढ़ोगे एंड चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। Okay, then moving towards question number 11. What are the duties of the CDS, Chief of Defence Staff, as head of Department of Military Affairs? ठीक है, सो ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, ओके। सो ये होते हैं ये चीज़, बिकॉज डी हमारा सही है। एंड प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी होते हैं, लेकिन ये मिलिट्री कमांड को हेड नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है। सो ये क्वेश्चन ना आपका UPSC में आया था 2024 में, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर देखो सोल्यूशन है, ये हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर की तरह काम करते हैं ऑनरेबल रक्षा मंत्री ऑन ट्राई सर्विस मैटर्स। तो स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 1 इसलिए सही है बिकॉज ये फंक्शन करते हैं एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह एडमिनिस्टर करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 2 गलत इसलिए है क्योंकि ये कोई भी मिलिट्री कमांड को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज अ थिंग हियर, okay। Then moving towards the question number 12.
To implement international treaties, Parliament is empowered to make laws on subject mentioned in the state list of the 7th schedule of the Constitution. Such a law, मतलब इसने बोला है कि पार्लियामेंट जो है एम्पावर्ड होती है, मतलब जो भी सब्जेक्ट सपोज दैट स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है, ठीक है, उन पे भी पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, लेकिन उसमें मेजोरिटी कौन सी चाहिए होगी? तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे सही होगा कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है इन बोथ द हाउसेज, ठीक है, केवल लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब केवल लोकसभा या फिर राज्यसभा की बात नहीं हो रही, दोनों में आपकी सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 50% पीपल जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं एटलीस्ट, एंड 10% का आपका जो कोरम होता है वो मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद जो है विदाउट रिक्वायरिंग एनी कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये पास हो सकता है। ओके, एंड द सोल्यूशन इज हियर that this is written here that Article 253 gives Parliament the power to enact laws to implement international treaties, agreements, convention, or decision made at international conferences, even if they are in conflict with other laws. Okay, so override कर सकते हैं state laws को अगर necessary है तो। And the article grants Parliament the power to legislate on a subject even if it exclusively mentioned in the state list. ठीक है, since the constitution कोई constitution specify नहीं करता special majority, that's why simple majority की जरूरत होती है in both the houses. Okay, okay. Okay, then question number 13. With reference to legislative powers of the Parliament of India and state legislative assemblies, consider the following statements. ठीक है, तो कितने सही हैं यहाँ पर? बेसिकली ये बताना है आपको, लेजिस्लेटिव पावर्स जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा किसकी पावर है, लेकिन पार्लियामेंट किस पे लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन प्रिवेल करेगा एक दूसरे पर। ओके, सो ओनली पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एग्जैक्टली। वाई वुड एनी स्टेट इंटरफेयर, ठीक है, जुरिस्डिक्शन में देखो हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है काफ़ी वाइड होता है, तो पार्लियामेंट केवल उस पर लॉ बना सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है कि ठीक है इस स्टेट से इस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हटता है, ठीक है। ओनली दी पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ऑफ कोर्स बिकॉज सिटीजनशिप वैसे भी यूनियन लिस्ट में आता है, तो फिर वहाँ पर पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू GST where the supply of goods or services take place in the course of interstate trade or commerce, ठीक है, केवल पार्लियामेंट जो है लॉज बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी से रिलेटेड जो है लॉज जो बनाएगी वो पार्लियामेंट बनाएगी, अगर वो चीज़ें इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स से डिपेंडेंट मतलब रिलेटेड हो तो। अगर इंटर स्टेट है ना तो वहाँ पर तो पार्लियामेंट ही बनाएगी, लेकिन इंट्रा स्टेट होता है, इंट्रा स्टेट मतलब समझ लो आप, इंट्रा स्टेट मतलब होता है विद इन द स्टेट, ठीक है, स्टेट के अंदर के लॉज बनाना है तो वहाँ पर सेंटर भी बना सकती है एंड स्टेट भी बना सकता है, लेकिन अगर इंटर स्टेट बिटवीन द स्टेट्स की बात हो रही है तो वहाँ पर केवल पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, यू कैन सी हियर इंट्रा स्टेट में पावर होती है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास में, एंड अगर पावर जो है इंटर स्टेट GST की बात हो रही है तो वहाँ पर एक्सक्लूसिवली वो पार्लियामेंट के लिए रिजर्व होती है, ठीक है। ओके okay, then moving towards the question number 14. In the context of Indian polity with reference to the limitation to the territorial jurisdiction of Parliament, consider the following statement. The 5th schedule of the Constitution empowers the President to declare the specific acts of Parliament will not apply to scheduled area in that state. सो 5th शेड्यूल ऑफ द एम्पावर द प्रेसिडेंट को एम्पावर नहीं करती 5th शेड्यूल, ठीक है, वो गवर्नर को एम्पावर करती है कि वो बना सकता है कोई भी एक्ट, ठीक है, जो कि कोई भी एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है वो एप्लीकेबल नहीं होगी इन शेड्यूल एरियाज़ में, ठीक है। ये जो पावर होती है वो गवर्नर के पास में होती है, प्रेसिडेंट के पास में नहीं होती। एंड 6th शेड्यूल में जहाँ पर AMTM होता है आपका, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ठीक है, ये 4 स्टेट्स होते हैं जो आपके 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं, और 5th शेड्यूल में अप्रोक्स 10 जो है ट्राइबल एरियाज़ आते हैं, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू गो home and just learn it right now. Okay, so 6th schedule empowers the governor of Assam to direct the certain acts of parliament will not apply to autonomous district in Assam, ठीक है, तो उसके अंदर असम आता है एंड गवर्नर को पावर दी गई है, तो ऑफ कोर्स सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, एंड द सेम थिंग इज रिटन हियर, ठीक है। ओके, जस्ट रीड इट राइट नाउ, एंड अगर आधे घंटे में ये वीडियो को फिनिश करना है तो मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी। ओके Okay, then moving towards question number 15. With reference to tea board in India, consider the following statement. टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस एग्जैक्टली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में आती है, नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आती है, ठीक है, तो दूसरा रॉन्ग है। एंड द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु में नहीं है, बेंगलुरु में आई थिंक कॉफी बोर्ड समथिंग का है, एंड जो टी बोर्ड का होता है वो कोलकाता में है, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये सही है। एंड द बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिस इन दुबई, मॉस्को, एग्जैक्टली, ठीक है, 1 and 4 हुआ यहाँ पर। एंड हियर्स द सोल्यूशन। Okay, then question number 16. Okay, consider the following statement about central state legislative relation when an emergency is proclaimed under article 352 of the Indian Constitution, ठीक है, 352 के बारे में बात हो रही है।
सो इसमें बोला गया है वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, इमरजेंसी जब ऑपरेशन में इमरजेंसी जब लगाई जाती है, जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर होती है लॉज बनाने की, स्टेट लिस्ट वाले में स्टेट लिस्ट जो सब्जेक्ट होता है सस्पेंड हो जाती है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं सस्पेंड नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनकी पावर ही सस्पेंड हो जाएगी, बट ठीक है, अगर कोई कन्फ्लिक्ट है ना तो वहाँ पर पार्लियामेंट का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, ओके। And the laws made by parliament on state list subject while the proclamation of emergency was in operation will continue only for 6 months, ठीक है। ओनली, हाँ, 6 महीने के लिए रहती है। अगर वो केवल 6 महीने तक तब रहती है, जैसे सपोज दैट इमरजेंसी आपकी लगाई गई, ठीक है, इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लगाई गई, और उस टाइम जो है पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया स्टेट मैटर पे, स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे, तो फिर क्या होता है, वो इमरजेंसी जब एंड हो जाती है उसके 6 महीने तक रहती है, उसके बाद वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी, अपने आप हट जाएगा, अनटिल एंड अनलेस उस पर जो है स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करे, ठीक है। तो द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर, यू कैन जस्ट रीड इट, एंड यहाँ पर आंसर होगा सेकंड ओनली, ठीक है। पहला गलत है बिकॉज सस्पेंड नहीं होती है।